तो अब इसमें क्या होता है कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ट्रांसल्यूमरल इन्फ्लामेशन। अब जब इन्फ्लामेशन इतना ज्यादा होगा, अंदर की वाली लेयर है उनको भी इन्वॉल्व करना स्टार्ट होगी। अब जहाँ पे जब ये पेंट्रेशन होना स्टार्ट हो जाएगी, अंदर की ओर इरोजन होना स्टार्ट हो जाएगी, इससे पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन ज्यादा होंगे। पेशेंट कैन डेवलप फिस्टूला, उनमें फिस्टूला बनने के चांसेस ज्यादा होंगे। ठीक है, अब्सेस फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे लेयर इसने पेनिट्रेट कर दिया, यहाँ वाला एरिया जगह खाली होगा, अब वहां पे इन्फ्लामेशन हो रही है तो बैक्टीरिया वहां पे डाई हो रहे हैं, डेथ होने से उनका जो पस फॉर्मेशन होगी, वहां पर पस फॉर्मेशन होने से एब्सेस फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगी, परफोरेशन होना स्टार्ट हो जाएगा एंड स्ट्रक्चर बन जाएगी नैरो। जो इतनी इन्फ्लामेशन होके जो इंटेस्टाइन का ये चीज है इन्फ्लामेशन में, तो ये आगे नैरो हो जाएगी, स्ट्रक्चर बन जाएंगे। बट अल्सरेटिव कोलाइटिस में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो यू कैन शुड रिमेम्बर, इसमें अल्सरेशन होएगी, फिशेस बन जाएंगे, फिस्टूला बन जाएगा, अब्सेस बन जाएगी। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये क्रोन डिजीज में होते हैं। देन है, अब इन इस कंडीशन में अगर स्ट्रक्चर बन गए, नैरो होगी, तो आगे फर्दर पेशेंट को इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन होने के चांसेस इंक्रीज हो सकते हैं। दे हैव इंक्रीज चांस ऑफ इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन। मींस इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब होता है कि वहां पे जब वो अब बीच में नैरो हो गया है, नैरो होने की वजह से फूड है वो वहां पे स्टक हो सकता है, तो उसको हम इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन बोलते हैं। एंड ये जो डिजीज है, दिस इज वेरी स्लोली प्रोग्रेसिव, तो धीरे धीरे करके पेशेंट को ये अफेक्ट करती रहती है। इट इज, इसीलिए हम इसको क्रोनिक ही बोलते हैं, क्रोनिक ऑटोइम्यून डिजीज। तो ये इट कैन डेवलप ग्रेजुअली ऑन ईयर्स, बार बार धीरे धीरे करके ईयर्स लगा देती है, ऑटोमेटिकली धीरे धीरे वे ग्रोथ होती रहती है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दी व्हाट आर दी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, कि क्या क्या पेशेंट को साइन एंड सिम्टम अपीयर्स होते हैं जब पेशेंट को क्रोन डिजीज होता है। तो फर्स्ट है एब्डोमिनल पेन। यूजली जो सिम्टम्स होते हैं क्रोन डिजीज के, कौन सा एरिया लोकेटेड है, जो वाला एरिया में वहां पे इन्फ्लामेशन होगी वैसे ही पेशेंट को सिम्टम्स प्रेजेंट होंगे। सो दिस सिम्टम्स दे बेसिकली डिपेंड ऑन देयर लोकेशन। तो सिम्टम्स मोस्टली लोकेशन पे डिपेंड करते हैं। तो फर्स्ट सिम्टम पेशेंट हैव एब्डोमिनल पेन। तो यूजली पेशेंट जो पेन है उसका नेचर कैसा होता है, क्रैम्पी होता है। ठीक है, एंड इट इज कॉमन एट राइट लोअर क्वाड्रेंट, वहां पे प्रेजेंट होता है। बिकॉज मोस्टली ये जो हमारा टर्मिनल है, टर्मिनल इलियम को ये अफेक्ट करता है, तो इसकी वजह से पेशेंट को राइट लोअर क्वाड्रेंट में पेन होता है। बट इन दी अल्सरेटिव कोलाइटिस वो उसमें अलग होता है पेशेंट को पेन। एंड सेकंड सिम्टम पेशेंट हैव डायरिया विद, दिस वन फर्स्ट, सेकंड इज डायरिया, सो लूज स्टूल होंगे विद स्टेटोरिया। सो स्टेटोरिया मीन्स जो इलियम है, जो इन्फ्लेम्ड इलियम है, वो क्या होएगा, फैट को अच्छे से अब्सॉर्ब नहीं कर पाएगी, जिसके वजह से जो फैट है वो भी स्टूल में प्रेजेंट होगा। तो इसकी वजह से पेशेंट को जो स्टूल है वो स्टेटोरिया फॉर्म में होगा। सो पेशेंट दे हैव बल्की in nature, foul ordering, clots, and stool will be look very greasy due to present of fats. So that's why we call steatorrhea. Then next symptom, patient अब continuously inflammation होने की वजह से patient they have fever. तो फीवर यूजली हाई होता है। अगर हाई ग्रेड फीवर हो रहा है पेशेंट को, वी कैन सस्पेक्ट कि पेशेंट के अंदर एब्सेस फॉर्मेशन हो गया है। देन नेक्स्ट सिम्पटम है एनोरेक्सिया। सो एनोरेक्सिया होने की वजह से पेशेंट, रीजन होगा कि पेशेंट को पेन होएगा, तो आफ्टर ईटिंग पेशेंट में है पेन, तो उसकी वजह से खाना है वो पेशेंट अवॉइड करेगा। अब उसकी वजह से पेशेंट को आगे माल एब्जॉर्प्शन होना स्टार्ट हो जाएगा, देन इट कैन लीड टू वेट लॉस, अल्टीमेटली पेशेंट हैव वेट लॉस। देन नेक्स्ट सिम्टम पेशेंट may have perianal fistulas. So fistula, this is most common in the Crohn disease, क्योंकि पेशेंट दे विल कंप्लेन कि उनको बहुत पेन हो रहा है, ड्रेनेज, पेशेंट दे हैव फील ड्रेनेज पेन है एंड रिकरेंट अब्सेस, बार बार उनको अब्सेस फॉर्मेशन होएगा। ठीक है, स्टूल लीकेज होएगा। तो जो पेरिनेल फिस्टूला है वो अल्सरेटिव कोलाइटिस में कॉमन होते हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस में बहुत कम होते हैं, क्रोन डिजीज में ये कॉमन होते हैं। एंड इसके साथ साथ ये जो डिजीज है, दे कैन इन्फेक्शन भी पेशेंट को आना स्टार्ट हो जाते हैं। दे कैन अफेक्ट स्किन, क्रोन डिजीज स्किन में पेशेंट दे हैव टेंडरनेस होना स्टार्ट हो जाएगी, पेनफुल जो अल्सरेशन होंगे, देयर इज पेनफुल अल्सरेशन। इट कैन ऑल्सो अफेक्ट जॉइंट्स, तो जॉइंट पेशेंट दे हैव अर्थराइटिस। ठीक है, माइग्रेटरी आर्थराइटिस हम उसको बोलते हैं, क्योंकि वो इन्फ्लामेशन अंदर होने की वजह से आगे जो इन्फ्लामेशन है फर्दर जॉइंट्स तक अगर पहुंच जाती है, तो दे हैव माइग्रेटरी अर्थराइटिस। एंड patient may have spondylitis. So it can also affect eyes. In the eyes, patient they have blur vision, photophobia, and patient have uveitis, inflammation of the bulb.
तो ये सब आई बाकी ऑर्गन्स है उनको भी अफेक्ट करना स्टार्ट करते हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट यू शुड रिमेम्बर एब्डोमिनल पेन, ये डिस्टेटोरिया, फीवर एंड रोक्सिया, ये आप बहुत कॉमन है, एंड फिस्टुला, दे आर मोस्ट कॉमन इन दी अल्सरेटिव सॉरी कॉन डिजीज। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कि क्या क्या हम पेशेंट के डायग्नोस करेंगे, कैसे हम उसको डायग्नोस्टिक करते हैं। फॉर स्टेटोरिया या लूज स्टूल है, अब इनके अंदर पेशेंट को म्यूकस भी होती है, तो म्यूकस वाले पस वाला स्टूल है वो भी प्रेजेंट हो सकते हैं। सो पेशेंट दे हैव, अगर हम बात करें तो मोस्टली पेशेंट दे हैव 5 लूज स्टूल या इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, एंड विद स्टेटोरिया। फॉर डायग्नोस्टिक वी विल डू सीबीसी। अब पेशेंट का कंप्लीट ब्लड काउंट जब देखेंगे फिर तो पेशेंट दे हैव अनीमिया। रीजन वाई पेशेंट दे हैव अनीमिया, अब इसमें कोई ब्लीडिंग तो ऐसी हो नहीं रही है, अब अनीमिया किस रीजन से हो सकता है इनके अंदर। इसके अंदर अनीमिया इसलिए होता है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है अंदर वहां पे इन्फ्लामेशन हो रही है, तो पेशेंट दे हैव आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, क्योंकि अंदर माल एब्जॉर्प्शन है, न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब नहीं होंगे, उसकी वजह से पेशेंट दे हैव विटामिन B12 डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो परनीशियस अनीमिया भी हो सकता है, ठीक है। सो दैट्स वाई द रीजन, अब क्रोनिक इन्फ्लामेशन होने की वजह से पेशेंट को अनीमिया आना स्टार्ट हो गया। देन नेक्स्ट वीक ना सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स को चेक करेंगे, तो क्यों पेशेंट का जो इलेक्ट्रोलाइट है वो भी इम्बैलेंस हो गया, तो क्योंकि पेशेंट को कॉन्टिन्यूसली क्या हो रहा है, डायरिया हो रहा है, डायरिया होने की वजह से पोटाशियम लो हो जाएगा, मैग्नीशियम लो हो जाएगा, ठीक है। सो पेशेंट दे हैव और डिहाइड्रेशन हो जाएगा, तो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होना स्टार्ट हो जाए, तो इनमें है पोटाशियम इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाइपोकैलेमिया हो जाएगा। देन वी गोना चेक फॉर ESR एंड CRP, सी रिएक्टिव प्रोटीन। तो ये क्या होंगे, ये हमेशा जब भी इन्फ्लामेशन होती है तो ये मार्कर्स होते हैं इन्फ्लामेशन के, तो ड्यूरिंग जब पेशेंट को फ्लेयर अप्स हो रहेंगे तो इट विल बी इंक्रीज, तो ये इंक्रीज होंगे। देन वी कैन गो फॉर कोलोनोस्कोपी प्लस बायोप्सी फर्दर डेफिनेटिव डायग्नोस के लिए। तो कोलोनोस्कोपी से गोल्ड स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, उसमें हम जो स्किप लीजन है उनको देख सकते हैं, कोबल स्टोन अपीयरेंस है, वी कैन सस्पेक्ट की और किया डीप उनको पेंट्रेशन होने की वजह से अल्सरेशन होना स्टार्ट हो जाएगी, एंड अगर हमें फिर भी कंफर्म करना है देन वी कैन गो फॉर बायोप्सी। फॉर इमेजिंग वी कैन डू CT और MRI, ठीक है, CT MRI कर सकते हैं। तो CT एंटेरोग्राफी, MRI एंटेरोग्राफी, अगर पेशेंट को कोई स्मॉल बॉल डिजीज हो रहा है, फिस्टूला बन गया है, अंदर एब्सेस हमने चेक करनी है, स्ट्रक्चर चेक करना है, तो वी कैन गो MRI। देन इज द नेक्स्ट है पॉइंट हमारा, व्हाट विल बी द कॉम्प्लिकेशन। अब अल्सरेटिव क्रोन डिजीज होने की वजह से पेशेंट को क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। तो फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंटली पेशेंट है माल एब्जॉर्प्शन, सॉरी माल एब्जॉर्प्शन या माल न्यूट्रिशन। क्यों, क्योंकि पेशेंट है को पेन होएगा, उसकी वजह से पेशेंट का इनटेक है, देह इनटेक इज वेरी पुअर, इनटेक पुअर होने की वजह से आगे जो न्यूट्रिएंट्स है वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे। अब अल्टीमेटली पेशेंट दे है प्रोटीन डेफिशिएंसी, विटामिन डेफिशिएंसी, एंड पेशेंट